हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं फरवरी मार्च 2023 में पूछे गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 2023 की सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसको देख सकते हो। और अब ये हमारी सीरीज आपके एग्जाम तक ऐसे ही चलेगी, जहाँ पे डेली बेसिस पे हम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और भी जो आपके पेपर 1 के इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, हम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम उनको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपका रिवीजन कवर हो जाएगा। प्लस अभी जो एनटीए 2022 से जो एक न्यू टॉपिक्स, न्यू कॉन्सेप्ट आपके पेपर 1 के यूनिट्स के अंदर उन्होंने ऐड किया है, जो आपके कोई भी बुक्स में मेंशन नहीं है, तो हम साइमल्टेनियसली थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम उसको भी सॉल्व करते चलेंगे, जिससे यू विल गेट एन आइडिया कि अभी जो जून में पेपर होने वाला है आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमको दो स्टेटमेंट दिया है एंड वी हैव टू फाइंड दी करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। ठीक है। और स्टेटमेंट 2 बोलता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। तो अभी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। देखो, टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर तीन तरीके के अप्रोचेस यूज करे जाते हैं। एक होता है हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जिसको हम लोग पैडागोजी भी बोलते हैं। एक होता है हमारा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जो इसको हम एंड्रागोजी भी बोलते हैं। और एक होता है हमारा मिक्स्ड अप्रोच, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स। ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, यहाँ पे टीचर का एक्टिव रोल होता है। ठीक है, टीचर का यहाँ पे एक्टिव रोल होता है। और जो लर्नर, जो स्टूडेंट होता है, यहाँ पे वो सिर्फ एक पैसिव लिसनर होता है। देखो, जिसका मतलब ये है कि टीचर सेंटर्ड के अंदर जो पढ़ना है, जो पढ़ाना है, किस वक्त पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द टीचर्स। ओके। यहाँ पे टीचर पढ़ाती है, लर्नर का काम सिर्फ उसको पैसिवली सुनना होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम बात करें स्कूल लेवल की। स्कूल में क्या होता है, आपने एडमिशन ले लिया, बात खत्म। आप थोड़ी डिसाइड करते हो कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड इसका अपोजिट है। यहाँ पर जो लर्नर, जो स्टूडेंट होता है, उनका एक्टिव रोल होता है। एंड जो टीचर्स होते हैं ना, इनका यहाँ पर एज अ सेकेंडरी रोल, एज अ फैसिलिटेटर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड के अंदर यहाँ पे वही चीज पढ़ाई जाती है जो लर्नर्स की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे वही पढ़ाया जाता है जो लर्नर्स की जरूरत है। टीचर अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाती है, लर्नर के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉलेज। कॉलेज में आप क्या करते हो, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, जो स्ट्रीम में पढ़ना है, आप अपनी मर्जी से यू डिसाइड, है ना। आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, साइंस करना है। अगर आपने कॉमर्स लिया, वहां पे भी आप डिसाइड करते हो आपको क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट करना है, अकाउंट्स करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आपकी नीड एंड रिक्वायरमेंट है, आपको वही पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे लर्नर का एक्टिव रोल होता है। मिक्स मेथड मैंने बताया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी अप्रोचेस। ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लर्नर की नीड्स देखी जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स हो गया है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट बोलता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि यहाँ पे लर्नर को इन्वॉल्व किया जाता है ऑन डिसाइडिंग देयर सब्जेक्ट मैटर। मैंने आपको अभी बताया ना कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, डिपेंड्स ऑन द लर्नर। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर इज 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। एडल्ट लर्नर्स के हमको फीचर्स बताना है दिए हुए ऑप्शंस में से। देखो, आप एडल्ट लर्नर के फीचर्स तभी बता पाओगे सही से अगर आपको एडोलेसेंस लर्नर के बारे में पता है, जब भी तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे ना फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स। तो एडोलेसेंट लर्नर कौन होता है एंड एडल्ट लर्नर कौन होता है। तो देखो, एडोलेसेंट लर्नर्स वो लर्नर होते हैं जो 10 से 19 साल के एज ग्रुप के बीच में आते हैं। ठीक है। और एडल्ट लर्नर कौन होते हैं, जैसे कि आप और हम। तो एडोलेसेंस का जो ग्रुप है वो क्या होता है, एडोलेसेंट एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ आता है। ठीक है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ आने वाला जो स्टेज है उसको हम एडोलेसेंट कहते हैं, जब भी तो इसकी एज ग्रुप 10 से 19 साल है। यहाँ तक क्लियर है। एडल्ट लर्नर जैसे कि हम, जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी हमारे लाइफ का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए वी वर्क, है ना। तो एडल्ट लर्नर जो है हमारे, ये हो गए गोल ओरिएंटेड। एडोलेसेंट लर्नर क्या होते हैं, ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर इन एज के बच्चों के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस यानी बदलाव आते हैं। ये बदलाव उनके अंदर फिजिकल लेवल पे होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, मॉरल लेवल पे।
क्योंकि बच्चों के अंदर ना बहुत ज्यादा बदलाव आता है। आपने गौर किया होगा कि जो 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं ना, इनके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है। किसी को दाढ़ी आ जाती है, प्यूबर्टी हिट कर जाती है, मेंस्ट्रुएशन की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं गर्ल्स को। प्लस कोई वेट गेन करता है, किसी का वेट लूज हो जाता है बहुत ज्यादा। लोग बच्चे अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। ये लोग हाईली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं विद देयर पीर ग्रुप्स। वो अपने पीर ग्रुप से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बालों को हरा कलर, रेड कलर, पर्पल कलर कर लेना। तो क्या है, ये इसी ग्रुप के लोग ज्यादा होते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। लेकिन एडल्ट लर्नर्स, हम क्या इन्फ्लुएंस होंगे इन चीजों को? क्यों नहीं, हम नहीं होंगे, क्योंकि वी आर गोल ओरिएंटेड। हमारी लाइफ का कुछ ऑब्जेक्टिव है। हम सेल्फ रिस्पेक्ट हमको पसंद है। वी वांट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, वी वांट अ स्टैंडिंग इन अ सोसाइटी। हमको सेल्फ कंट्रोल करना आता है। वी नो कि भाई हमको लाइफ में क्या अचीव करना है, इसलिए हम रैशनली बिहेव करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टू सम डिस्टिंग्विश बिटवीन एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। तो देखो यहाँ पे हमको ऑप्शन क्या दिया है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। तो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ क्या होता है, बॉडी के फंक्शनिंग के अंदर चेंजेस आना। तो ये सबसे ज्यादा हमारे एडोलेसेंट लर्नर के लिए होता है, उनके अंदर होता है। तो ये हमारा एडल्ट लर्नर का फीचर नहीं है। इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटीज विद पीर ग्रुप। तो जहाँ पे पीर ग्रुप का इन्फ्लुएंस आ गया तो ये भी एडोलेसेंट लर्नर का है। एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होता है हमारे एडल्ट लर्नर्स के अंदर। एडल्ट लर्नर के अंदर एबिलिटी होती है टू एक्ट रैशनली। और सी और डी तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल। गाइडेंस एंड कंट्रोल जो है ये हमारे एडोलेसेंट लर्नर को नहीं पसंद है, वो इनसे निकलना चाहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी एंड डी। आई होप ये क्लियर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है जो ये पूछ रहा है कि आप अपनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को डायग्राम्स के थ्रू, आप यूजुअली उसको ग्राफिक्स के थ्रू बना के प्रेजेंट करते हो। तो आंसर है हमारा कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, अब एक यहाँ पे मुझे डाउट क्लियर करना है। स्टूडेंट्स को अक्सर क्या लगता है कि कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों के अंदर बहुत अंतर है। कॉन्सेप्ट मैप एंड माइंड मैप क्या होता है, देखो माइंड मैप में आपको बताती हूँ पहले। माइंड मैप नाम से समझ में आ रहा है, माइंड यानी ये आपके दिमाग, यानी आपने जो भी पढ़ा है, आपके दिमाग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज है, आप उसको मैप बना के रिप्रेजेंट करते हो। यानी आपके विचार को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आपके आइडियाज, क्यों? ताकि आप जब कभी इसको दोबारा अगर आप इसको पढ़ो तो आपने जो भी आपके दिमाग में था वो आप क्या कर सको, उस इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कर सको। जैसे बोला जाता है ना कि कभी भी अगर आप आंसर्स पढ़ते हो या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसका माइंड में बना के रखो। इससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आप सिर्फ जब उस माइंड मैप को देखोगे, क्योंकि माइंड मैप क्या होता है, ये सब्जेक्टिव है। यानी कि यहाँ पे आप आपके माइंड के अंदर जो चीजें चल रही है आप उसी को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हो, तो आपको रिकॉल करना बहुत ईजी हो जाता है। अब देखो कॉन्सेप्ट मैप के नाम में ही बता रहा है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप डायग्राम या मैप के थ्रू आप क्या करते हो, इस मैप में आप जो कॉन्सेप्ट है यानी जो सब्जेक्ट मैटर है उनको आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक क्लियर फॉर्मेट में आप क्या करते हो, डायग्राम बना के प्रेजेंट करते हो। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर आप जो भी आइडियाज या इंफॉर्मेशन आप जो इस डायग्राम में बना रहे हो वो जो है उनका रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। माइंड मैप क्या होता है, ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आप अपनी विचारधारा को डायग्राम में प्रेजेंट करते हो। कॉन्सेप्ट मैप में क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जैसा है आप स्ट्रक्चर के थ्रू रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हो। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ तो आपको शायद इजीली समझ में आ जाए। देखो कॉन्सेप्ट मैप कैसा होता है, जैसे मान लो मुझे लिखना है ट्रेड के बारे में, मुझे जो बनाना है, तो मैंने क्या किया, ये बॉक्स में लिख दिया ट्रेड। ठीक है, अब ये देखो ट्रेड मैंने लिखा, दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये मैंने सर्कल कर दिया। एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, इसी के अंदर इंटरनल ट्रेड जो है, आप कैसे करते हो इंटरनल ट्रेड के अंदर, हम रिटेल और होलसेल। ठीक है, रिटेल। अब इसके अंदर भी जो और चीज रहेगी मैं ऐसे डिवाइड, देखो तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या किया, ये मैंने इसके तीन और पार्ट कर दिए। देखो एक्सटर्नल ट्रेड कैसा होता है, इसके अंदर हम इंपोर्ट करते हैं, हम इसके अंदर एक्सपोर्ट करते हैं
और इसके अंदर हम एंड रिपोर्ट करते हैं। तो ये देखो इजीली क्या है, ये कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक आपको रिलेशन बता रहा है ना कि ट्रेड का रिलेशन हाँ दो तरीके से होता है, एक इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर दो और पार्ट्स आते हैं, फिर उनके अंदर और सब पार्ट्स आते हैं। एक्सटर्नल है, उनके अंदर तीन पार्ट्स आते हैं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर आपको बता रहा है। माइंड मैप कैसा होगा, जैसे मान लो मैंने ये पढ़ा मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, मैंने पढ़ा मैनेजमेंट फंक्शन, तो मैं सेंटर में लिख दूंगी मैनेजमेंट फंक्शन। अब मुझे ये जैसे जैसे अब की मुझे ये रिकॉल हो सके तो मैं क्या करूंगी, हाँ इसके अंदर प्लानिंग होती है, इसके अंदर कंट्रोलिंग आती है, डायरेक्टिंग आती है ना, फिर इसके अंदर आते हैं कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग आती है। तो ये क्या है, मैं इसको याद करने के लिए मैंने ऐसा बनाया ताकि मैं इसको जब भी रिवीजन करूं मैं रिकॉल कर सकूं। और यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट स्ट्रक्चर होता है जो रिलेशनशिप बताता है आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है उनके बीच में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट मैप एंड माइंड मैप के बीच में क्लैरिटी मिल गई होगी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। तो एसिंक्रोनस के जो बेनिफिट है हमको वो बताना है। तो देखो मोड ऑफ लर्निंग दो तरीके से होती है, एक होती है एसिंक्रोनस जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, एक होती है हमारी सिंक्रोनस, ठीक है। तो इतना आप याद रखना, जो सिंक्रोनस होती है वो क्या होती है, जो रियल टाइम में करी जाती है, रियल टाइम, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट सेम टाइम पे सेम प्लेस पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब सिंक्रोनस देखो, ऑफलाइन अगर हम बात करें तो ऑफलाइन में क्या होगा, जो आप स्कूल या कॉलेज जाके पढ़ते हो सेम टाइम में क्लास में टीचर भी है स्टूडेंट भी है। ऑनलाइन में कैसे होगा, जैसे कि लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, लाइव मीटिंग्स चल रही है, लाइव वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिंक्रोनाइज लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर रियल टाइम होता है, सेम टाइम पे टीचर एंड स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर इमीडिएट फीडबैक मिलता है। क्यों इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, बिकॉज रियल टाइम के अंदर हो रहा है। एसिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस ये ना सेल्फ पेस्ड होता है, यानी कि यहाँ पे लर्नर जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लर्नर यहाँ पे पढ़ाई करता है। जब वेन एवर ही इज फ्री एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर वो यहाँ पे अपनी लर्निंग को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और एसिंक्रोनस सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्यों, बिकॉज ये स्टूडेंट के लर्नर के कन्वीनियंस पे बेस्ड होती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लर्नर जब चाहे एंगेज कर सकता है अपनी लर्निंग एक्टिविटी के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। तो एसिंक्रोनस के बेनिफिट क्या है, सेल्फ पेसिंग जो अभी मैंने आपको बताया, लर्नर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे जहां से चाहे वो पढ़ सकता है। इमीडिएट फीडबैक रियल टाइम पे होता है। अगर मैं आपकी लाइव लेक्चर ले रही हूँ तो इमीडिएट फीडबैक आप जैसे मुझे कमेंट में जो बताओगे मुझे पता चलता रहेगा। लेकिन एसिंक्रोनस क्या होता है, इसके अंदर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाते हैं, प्रिंट मटेरियल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट फीडबैक हमारे सिंक्रोनस का है। सेल्फ एंगेजमेंट अभी मैंने आपको बताया, ये भी एसिंक्रोनस का है। एसिंक्रोनस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ए सी डी इज अवर करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन जो है फिफ्थ वाला, प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, ये तो हम लोग अभी हमने पढ़ा ना, ये सिंक्रोनस में होता है। आई होप इट इज। आज का हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग द वर्ड स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है और उसमें स्मार्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपके याद रखना है, ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। और ये हमारे ट्रेडिशनल लर्निंग से एकदम अपोजिट में होता है। ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता है, टीचर हमको कोई भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाती है, फैक्ट पढ़ाती है, हम उसको मेमोराइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर्स लगा के देन डन, यही हम स्कूल से कॉलेज तक करते आए ना। लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ये एक मॉडर्न लर्निंग कॉन्सेप्ट है, जहां पर क्या होता है, बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम या रियल लाइफ कोई सिचुएशन दी जाती है जिसके लिए बच्चों को एक सोल्यूशन फाइंड करना होता है। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के अप्रोच के थ्रू बच्चों के अंदर जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होती है, उनके अंदर कम्युनिकेशन जो स्किल है उनकी वो डेवलप होती है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि बच्चा ना एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है, ठीक है। देखो इसमें कैसे ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्लासरूम में कैसे काम करती है, टीचर क्या करेगी, बच्चों को कोई भी एक रियल लाइफ सिचुएशन दे देगी। जैसे मान लो अगर हम ये दे दें कि हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है। अब टीचर इसके ऊपर बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकती है, असाइनमेंट दे सकती है। अब चाहे ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट इंडिविजुअल लेवल पे हो या ग्रुप लेवल पे हो, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, इनको दे दिया गया है ये टॉपिक रियल लाइफ सिचुएशन। अब बच्चा इसके बारे में क्या करेगा, न्यूज़पेपर के थ्रू, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू, मल्टीपल रिसोर्सेज से वो इसके बारे में खोजेगा कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को कैसा प्रोटेक्ट किया जा सकता है,
क्या चीजें जो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करती है। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो रही है, वो मल्टीपल उसके पास आंसर्स उसको मिलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल अप्रोचेस यहाँ पे वो यूज करता है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर जो है ना एक क्रिटिकल थिंकिंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, तो दिस इज ये हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ये होता है जो इंडिविजुअली भी किया जा सकता है या ग्रुप में भी। ग्रुप में अगर करने से क्या होता है, बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, प्लस आपस में बच्चे नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो इससे भी उनकी नॉलेज जो है रिफाइन होती है। ठीक है, अब स्मार्ट क्या होता है, देखो स्मार्ट का मतलब ये होता है एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों को देना जो बच्चों को सपोर्ट करता है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए थ्रू दी हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, ये होता है स्मार्ट। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनास फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे लगा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से डेली बेसिस पे हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।